जय हिंद बच्चों, फाइल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, आपका फिजिक्स एजुकेटर। हम लोग देख रहे थे आप इस साल एग्जाम देने वाले 12th के बच्चों के लिए मॉडल सेट 3 और उसमें 35 नंबर क्वेश्चन देखे थे। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देखेंगे। कह रहा कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र E में एक द्विध्रुव ई के दिशा से थीटा विक्षेपण में कार्य करता है। आप बताइए, यानी कि अगर किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में जो है रख के और थीटा एंगल पर उसको जो है डिस्टर्ब कर दें, थीटा एंगल से उसको बेंड कर दें, तो वर्क डन कितना होगा आपको बताना है। यानी डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रख के थीटा कोण से रोटेट करें तो वर्क डन कितना होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। मान लो बच्चों कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एक डाइपोल को रखते हैं। आपको याद होगा डाइपोल पे डबल चार्ज होता है और ये मान लो मोमेंट हो गया डाइपोल मोमेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई, और इसको हम लोग थीटा एंगल पर रख रहे हैं। तो डाइपोल मोमेंट और ई के बीच में यानी कि 0 से थीटा कोण पर रोटेट करने में वर्क डन कितना होगा आपको बताना है। तो याद करो, वर्क डन का फार्मूला कितना होता था, -P ई और cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। याद है आपको। यहाँ दे रहा है क्या, इनिशियली मान लीजिए थीटा 1 कितना है बच्चों 0 डिग्री और थीटा 2 कितना है, यानी उसको 0 से ले जाके आ जाता है थीटा पर। तो वर्क डन W कितना हो जाएगा बताओ, वर्क डन का वैल्यू। तो आप देखोगे -P ई cos 0 डिग्री, cos थीटा 2 के जगह पर थीटा और थीटा 1 के जगह पर 0 डिग्री भरोगे। बताओ cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, cos 0 का वैल्यू कितना बच्चों 1। तो ये cos थीटा -1, आप इस माइनस को अंदर रख दोगे और ये आपका फार्मूला बनेगा P1 माइनस cos थीटा। देखो बच्चों माइनस को हमने अंदर शिफ्ट कर दिया तो 1 प्लस हो जाएगा, पहले आ गया cos थीटा बाद में आ जाएगा। तो आप ढूंढ सकते हो, यानी हम लोग ऑप्शन नंबर A के साथ चलेंगे। बहुत खूबसूरत ऑप्शन है कि अगर किसी भी डाइपोल को आप 0 डिग्री से थीटा एंगल पर रोटेट करोगे तो वर्क डन का वैल्यू याद रखना Pe1 माइनस cos थीटा, और यदि थीटा 1 से थीटा 2 के लिए तो -Pe cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। बहुत आसान है। जहाँ P डाइपोल मोमेंट है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा 1 जो इनिशियल एंगल और थीटा 2 फाइनल एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, देखो कितना सुपर क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी भी और बेहतरीन भी, बहुत हायर कंसेप्चुअल भी है। तो कह रहे कि एन टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है। बताओ, कह रहे कि द मेजॉरिटी करंट कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज। बताओगे मेजॉरिटी माने किसकी मेजॉरिटी है हाई होगी, किसके लिए तो एन टाइप के लिए। यानी एन टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होता है बताओगे। सभी को पता है कि एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन, एन टाइप बोले तो निगेटिव टाइप, और पी टाइप के लिए होल, पी टाइप के लिए बच्चों होल्स होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इसी क्वेश्चन को अगर मेजॉरिटी ना देके माइनॉरिटी दे देता है, यानी कि मुख्य नहीं दे करके इम्प्योरिटी के फॉर्मेट में देता है, तो आप इसको उलट दोगे। और यहाँ तत्काल हम लोग इलेक्ट्रॉन के साथ चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है क्या निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता महत्तम होती है। देखो सबसे हायर पेनिट्रेटिंग पावर बताना है, तो मैं आपको बता दूं कि हायर पेनिट्रेटिंग पावर की अगर मैं बात करूं तो इसमें दिया है एक्स किरणें, कैथोड और गामा किरणें। एक्स किरणें और गामा किरणें जो है बाबू, एक्स और गामा जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। कैथोड किरणें जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, और अल्फा किरणें जो होती हैं ये हेवी पार्टिकल्स होती हैं इन सब के रिस्पेक्ट में। तो अल्फा किरणों की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अधिक होती है। आप याद रखोगे अल्फा किरणों की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी, अधिक होगी। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी खूबसूरत क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि देखो एक एलिमेंट है और तुम एलिमेंट देखो क्या दिया है कि एक्स दिया है, इसका मास नंबर 202 है और एटॉमिक नंबर 84 है। कह रहा है कि इसमें से पहले एक अल्फा पार्टिकल रेडिएट होता है और फिर एक बीटा पार्टिकल। सोचो देखो एक्स जो है इसका वैल्यू दिया है 202 और इधर एटॉमिक नंबर जो है 84 यानी 84 दिया है।
एक अल्फा कण निकालेंगे, मान लो y बनता है, तो अल्फा पार्टिकल के रेडिएट होने से याद रखोगे, एक अल्फा पार्टिकल रेडिएट होगी, मास नंबर में 4 डिजिट की कमी आएगी। कितने डिजिट की? 4 डिजिट की। तो ये हो जाएगा 198, और एटॉमिक नंबर में 2 डिजिट की कमी आएगी, ये हो जाएगा 82 यानी 84। तुम ये भी जान लो, अगर इसमें से एक बीटा पार्टिकल को रेडिएट करते हैं, अगर बच्चों नेगेटिव बीटा रेडिएट होगी तो मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लो कि उस नए एलिमेंट को हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं, तो मास नंबर ज्यों कहते हैं रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर में 1 डिजिट की वृद्धि हो जाएगी। अगर ये बीटा पॉजिटिव रेडिएट होता ना, तो एटॉमिक नंबर जो है 1 डिजिट से कम हो जाती, यानी 82 में से 81 आता, जबकि 81 कोई ऑप्शन है नहीं। तो हम लोग यहाँ मान लेंगे कि निगेटिव बीटा रेडिएट हो रहा है और ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, याद रखोगे। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति जो है 50 Hz हो तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी बताओ। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए याद करो, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए अगर इनपुट जो है 50 है तो आउटपुट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आउटपुट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगी Hz। अब वही हाफ वेव होता बाबू, हाफ वेव होता तो इनपुट और आउटपुट बराबर ही रखते। अगर 50 होता तो आउटपुट भी क्या लेते? 50 ही, आउटपुट भी कितना लेते? 50 ही। हाफ वेव के लिए सेम सेम, और फुल वेव के लिए डबल कर देना है ना, बिल्कुल। तो आप ऑप्शन नंबर कितना के साथ चल रहे हो? डी, सी के साथ। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कार्य किसी परिपथ में प्रतिरोध 12 ओम तथा प्रतिबाधा यानी रेसिस्टेंस 12 है और इम्पीडेंस 15 ओम है। परिपथ की शक्ति गुणांक बताना है, तुम बताओ। पावर फैक्टर को हम लोग cos फाई से इंडिकेट करते हैं, और cos फाई होता है रेसिस्टेंस बटा इम्पीडेंस। और बताओ, रेसिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये 12 है, और इम्पीडेंस की बात करें तो 15 है। तुम यहाँ देखो 4/5 हो जाएगा, और जब इसका रेशियो निकालोगे मेरे बाबू, मेरे लाल लालियों, तो ये हो जाएगा 0.8। तो 0.8 बोले तो फिर इसमें भी ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। बोलो तो मेरे लाल लालियों, कमेंट करके जल्दी से आंसर दो। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका तो तुम लोग ऑप्शन जो है कमेंट करके दोगे। कर की प्रकाश तरंगों के संचरण में दोलन की दिशा ध्रुवण तल की दिशा के बीच की कोण होती है, बताओ। दोलन तल की दिशा और ध्रुवण तल की दिशा के बीच की कोण होती है। क्या इजी क्वेश्चन है, बताओ। सबको पता है कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स होता है प्रोपेगेशन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, या जो प्रोपेगेशन होता है वो हमेशा वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगी बाबू मेरे, अगर वेव जो वाई एक्सिस में वाइब्रेट कर रही है ऐसे, या जेड एक्सिस में वाइब्रेट कर रही है ऐसे, वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में, तो प्रोपेगेशन हमेशा एक्स एक्सिस में होगा, यानी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री, है ना। खूबसूरत आंसर बताओ, कमेंट करके आंसर बताओ। एकदम लाजवाब आंसर है, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहे कि एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तथा लंबवत अर्धक क्षेत्र पर r दूरी पर जो है E2 है। E1 और E2 के बीच का कोण थीटा बताना है तुमको। देखो, कह रहे कि एक डाइपोल है, याद करो डाइपोल में एक -q एक +q, और डाइपोल के एक्सियल कंडीशन में मान लो यहाँ से सेंटर से r डिस्टेंस पर, अगर मैं एक्सियल कंडीशन की बात करूँ तो एक्सियल में इंटेंसिटी हमेशा आउटवर्ड होता है, यानी ये E1 दिया है। और फिर सेम डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल की अगर बात किया जाए, याद करो, तो इक्वेटोरियल पे हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो है डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट। तो यहाँ देखो, यहाँ जो E2 का डायरेक्शन होगा मोमेंट के पैरेलल और अपोजिट होगा, E1 का जो डायरेक्शन होगा मोमेंट के डायरेक्शन में होगा। तो एंगल तो पाई हो गया, यानी 180 डिग्री हो गया। एंगल तो E1 E2 के बीच का 180 हो गया, है ना, क्लियर। अब रहा बात मैग्नीट्यूड की, तो तुम याद करो जो एक्सियल कंडीशन में मैग्नीट्यूड होता है हमेशा इक्वेटोरियल्स का 2 टाइम्स होता है। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल का रेशियो निकालेंगे, यानी E1 और E2 का रेशियो निकालेंगे बच्चों, तो ये हमेशा जो 2:1 आएगा। और एंगल की अगर बात करें तो पाई आएगा, यानी 180 आएगा।
और इस तरीके से हम ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। बहुत खूबसूरत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे कि बिंदु, देखो चित्र में पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, पृथ्वी से प्रवाहित होगी बताओ। और ये ना सेकेंड इन जो है अर्थेड है, तुमको बताना है कि इसमें कितनी करंट पास करेगी। देखो ये ईच रेसिस्टेंस आर का वैल्यू यहाँ ध्यान दोगे 3 ओम है, 3 ओम। और देखो अगर ये ऐसे जुड़ा है और फिर ये ऐसे जुड़ा है, बीच में आइडियल वायर है, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग पैरेलल अरेंजमेंट मानेंगे। आइडियल वायर इसको पैरेलल बना दिया है, ये पैरेलल अरेंजमेंट है। और समानांतर क्रम समूहन के बारे में आपको पता होगा, रेसिस्टेंस के अगर पैरेलल ग्रुपिंग की बात करें, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है और ये भी 3 ओम है, तो बताओ इक्विवेलेंट वैल्यू कितना हो जाएगा। तो 3/3 R/N होता है, बोले तो ये 1 ओम हो जाएगा। रेसिस्टेंस हो गया 1 ओम। और देखो यहाँ, और यहाँ का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और यहाँ का पोटेंशियल है मान लो 0 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें बाबू में, तो 10 - 0 यानी 10 वोल्ट ही होगा। अब रहा बात की आई कितना, तो V/R इक्विवेलेंट, और ये V का वैल्यू 10 और R का वैल्यू 1 बोले तो ये 10 एम्पियर का करंट होगा। कितना करंट होगा बाबू मेरे, 10 एम्पियर का करंट होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे, ये 10 एम्पियर का करंट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बहुत बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है इसमें देखना, इस क्वेश्चन को आप बहुत प्यार से देखो। कह रहा है कि एक हीटर है जिस पे रेटेड क्या है, यानी रेटिंग क्या है, तो 100 वाट और 200 वोल्ट का है। कह रहा है इसके तार को बीच से 2 टुकड़ों में तोड़ करके समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और फिर उसे 200 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ दिया जाता है। तुमको बताना है कि इसकी नई शक्ति यानी न्यू पावर क्या होगा। कह रहा है कि द वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड कितना है तुम्हारा 100 वाट एंड 200 वोल्ट इज कट फ्रॉम मिडिल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। These parts are connected together in parallel and then connected in the same potential 200 volt source. The power liberated in is now, यानी अब तुमको बताना है कि नया पावर क्या होगा। तो चलो हम बताते हैं। सबसे पहले देखो फर्स्ट में इनिशियल पावर कितना है, तो 100 वाट है। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसको V1 ले लो, तो ये 200 वोल्ट है। याद करो बच्चों, पावर इक्वल टू होता है VA²/R। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बनाऊं कि R कितना हो जाएगा, तो VA²/P। ठीक है, V का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 200 वोल्ट इंटू 200 वोल्ट। आप P की वैल्यू बात करूं मैं, तो ये हो जाएगा 100। देखो ये कैंसिल करोगे, सॉल्व करोगे तो ये 400 आ जाएगा, यानी 400 रेसिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा 400 ओम। अब इसको 2 इक्वल पार्ट में काटोगे बाबू मेरे। 2 इक्वल पार्ट में अगर हम लोग कट करते हैं तो एक का वैल्यू होगा 200, 400 को 2 इक्वल पार्ट में तो 200 हो जाएगा। फिर उसको पैरेलल में अरेंज करेंगे। जब उसको पैरेलल में अरेंज करेंगे तो देखो ये भी 200 और ये भी 200, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताओ। पैरेलल में है तो 200 का हाफ कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, यानी ये हो जाएगा 100 ओम। 100 ओम हो गया। अब तुमको क्या करना है, इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है और उस पोटेंशियल डिफरेंस का भी वैल्यू कितना है, तो 200 वोल्ट है। बताओ आर इक्विवेलेंट इतना, आप पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इतना। तो बताओ नया पावर कितना होगा बच्चों। नए पोटेंशियल को V2 मान लो, तो नया पावर की अगर मैं बात करूँ P2 की, तो ये हो जाएगा V2² इक्विवेलेंट। और V2 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा बताओ, तो ये 200 ही है। 200 इंटू 200, R इक्विवेलेंट की बात करें तो 100, इसको कैंसिल करोगे और सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा बताओ, ये 400। और यदि बात पावर की हो तो वाट, हालांकि ऑप्शन इसमें एक 40 वाट दिया है, एक 50 वाट दिया है, एक 25 वाट दिया है, एक 200 वाट दिया है। मैं यही मानूंगा कि जो 40 वाट है इसको तुम 400 वाट बना लो, और इसके लिए ऑप्शन जो है 400 वाट सही होगा, यानी 40 को 4 से बना लो। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलो। दिया गया कोई ऑप्शन बहुत करेक्ट नहीं है ना, तो आप इसको 400 वाट बना लो और आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कर चित्र में मीटर ब्रिज प्रदर्शित है, एक्स का मान बताना है।
देखो बच्चों यहाँ x का मान बताना है तुमको, यानी बताना है कि x बराबर हुआ व्हाट, यानी इस रेसिस्टेंस का ये वैल्यू जो है यहाँ 9 ओम दिख रहा है बट ये 90 ओम है, 90 ओम है, ये 10 सेंटीमीटर है। अब आपको ना यहाँ बताना है कि x का वैल्यू कितना होगा। सबको पता है कि मीटर ब्रिज में जो वायर होता है उसकी लेंथ कितनी होती है बच्चों, 1 मीटर। 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर। अगर ये वाली पोर्शन तुम्हारी बाबू मेरे 10 सेंटीमीटर है तो सीधी सी बात है ये वाली पोर्शन जो है 90 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 90 सेंटीमीटर हो गई तो L का वैल्यू L1 हो गया इतना मान लो और L2 हो गया इतना। याद करो x बाई अगर 90 बोले तो ये नहीं, x बाई 19 बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 10 बाई 19, और तुम 19 से 19 कैंसिल कर दोगे यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। और हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है बहुत खूबसूरत आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना है। कर व्हीट स्टोन ब्रिज में भुजा पी क्यू आर एस को संतुलित करती है। चलो मैं फिगर भी बना देता हूँ। देखो मान लो एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसमें 4 रेसिस्टेंस होता है, याद भी होगा आपको व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 जो होता है यानी रेसिस्टेंस होता है। यानी ये सपोज करो इसकी रेसिस्टेंस P है, इसकी Q है, इसका R है और इसका S है। बीच में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ी जाती थी, बीच में एक गैल्वेनोमीटर ले लो ये। अब बताओ कह रहे कि बैलेंस ब्रिज के लिए हम लोग पढ़े थे कि P बाई Q का जो वैल्यू होता है R बाई S के बराबर होता है। अब ऑप्शन ढूंढोगे, ऑप्शन क्या कह रहा है कि P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सीधे सीधे मैच कर रहा है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत क्या है, इसी के साथ आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। कर एक धातु का घनत्व D एवं विशिष्ट प्रतिरोध रो है, इससे एक तार बनाना है। देख लो कोई मेटल है जिसकी डेंसिटी है D और उसके स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कितना है बच्चों रो। कर जिसकी लंबाई L और प्रतिरोध R है। कर कि एक धातु का घनत्व D विशिष्ट प्रतिरोध रो, इससे एक तार बनाना है। तार की लंबाई कितना है L, तार का प्रतिरोध कितना है R। ध्यान दोगे कह रहा है आपको कि धातु का कितना प्रतिरोध द्रव्यमान लगेगा, यानी उसका मास बताना है कितना मास लगेगा। याद करो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि R बराबर होता कितना है बच्चों, तो रो इंटू L बाई ए। बताओगे तो आप यहाँ से A निकाल सकते हो, A इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू L बाई आर। फिर अगर बात आ जाए मास का तो मास इक्वल टू होता है, याद करो मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम की बात करें तो ये एरिया इंटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाएगी। अगर मान लो ये कोई वायर बना रहे हैं और इस वायर की सपोज करो बच्चों लेंथ जो है L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा सिलेंडर के क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। और यदि डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मास हो जाएगा। तो मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब चलो आगे बढ़ोगे, यहाँ देखोगे A का वैल्यू कितना है रो इंटू L बाई आर, फिर यहाँ L इंटू D। अब और आगे बढ़ोगे तो ये रो इंटू L स्क्वायर D बाई आर, ये हो जाएगा उसका मास यानी रिक्वायर्ड मास। तो देखो यहाँ रो इंटू L स्क्वायर इंटू D बाई आर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बहुत अच्छी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। आप इसको जो है बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन करके याद रखोगे, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है बाबू मेरे लाल ललियों। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करेगी समान आवेश के दो कण A तथा B समान विभवांतर में त्वरित होने के बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करके R1 एवं R2 त्रिज्याओं के क्रमशः वृत्तीय मार्गों को बनाते हैं, तो A और B के द्रव्यमानों का अनुपात बताना है। तुम यहाँ देखो कह रहा है कि समान विभवांतर में और समान चार्ज त्वरित होता है। कुल मिला के कहने का मीनिंग है कि दोनों का वेलोसिटी सेम है, चार्ज सेम है और सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर अगर पास करा दोगे तो लगभग दोनों की जो वेलोसिटी सेम ही होगी। अब करें कि उसके मास का रेशियो बताना है, तो याद करो किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो पाथ की रेडियस कितना होती थी, तो पाथ की रेडियस होती थी mv/qb। अगर चलो पहले वाले की मास अगर हम लोग m1 मान लें तो वेलोसिटी और चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। दूसरे वाले की मास अगर हम लोग m2 मान लें तो आप देखोगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m2 इंटू v
बटा क्यू इंटू बी। अब आप देखोगे ये भी से भी कैंसिल हो जाएगा, क्यू बी से क्यू भी कैंसिल हो जाएगा। डेट मीन्स बोले कि m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा, तो ये r1 इंटू r2 के बराबर हो जाएगा, यानी r1 और r2 के रेशियो के बराबर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे लिए बहुत खूबसूरत को ऑप्शन है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये भी बहुत लाजवाब ऑप्शन है। करेगी तांबे का एक वलय क्षैतिज जो है रखा गया है। मान लो बच्चों कि एक कॉपर रिंग है और इसको हॉरिजॉन्टल रख दिया गया है। कर उदग्र अक्ष से एक दंड चुंबक वलय के ऊपर से छोड़ दिया जाता है। आप देखो कर कि वर्टिकली क्या करता है कि एक रॉड मैग्नेट को, यानी एक रॉड मैग्नेट को जो है वर्टिकली ऊपर से नीचे के गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, फ्री फॉलिंग कर दिया जाता है। अब आपको बताना है कि दंड का त्वरण क्या होगा, यानी उस मैग्नेट का एक्सेलरेशन g के बराबर होगा, यानी वो फ्री फॉलिंग हो रही है बिल्कुल। दूसरा करेगी तांबे का तार ठंडा होता जाएगा, यानी उसमें कूलिंग इफेक्ट होगी। तीसरा करे कि दंड का त्वरण जो है g से कम हो जाएगा, यानी ये जो है फ्री फॉलिंग ना होकर के लगेगा कि इस पर कोई जो है रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है, ऐसे हो जाएगा, ऐसा कुछ है। कह रहा है कि दंड का वेग जो है ऊपर दिष्ट हो जाएगा, यानी ये कह रहा है कि ऊपर की ओर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। आप समझोगे सबसे पहला बात यहाँ समझना क्या है कि अगर ये मैग्नेट है, जब भी हम लोग अगर सपोज करो बच्चों कि हम लोग नॉर्थ को यहाँ लाते हैं, तो याद करो कि लेंज लॉ, अगर नॉर्थ नीचे गिरता है तो इसमें नॉर्थ क्रिएट होगा, और जैसे ही नॉर्थ क्रिएट होगा सेम पोल एक दूसरे का अपोज करता है, एक दूसरे को अपोज करेगा, और एक दूसरे के अपोज करने का मीनिंग है कि जो फ्री फॉलिंग हो रही है इस पर एक अपोजिंग डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उस फोर्स जो होगी उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कम कर देगी, यानी अब स्लो हो जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दंड का त्वरण g से कम हो जाएगा, यानी ये सी ऑप्शन जो है ज़्यादा बेस्ट है। कर क्या कि द एक्सेलरेशन ऑफ द बार विल बी लेस देन g, बहुत खूबसूरत ऑप्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है यानी कि जैसे ही बार मैग्नेट गिरेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, यानी एक ऐसी पोलरिटी डेवलप होगी जो उसके अपोज करेगी आने का, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करने लगेगी, यानी एक्सेलरेशन कम पड़ने लगेगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। कह रहा कि छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। याद करो, सोचो कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें हम लोग किसी रॉड को सोचो कि अगर v वेलोसिटी से दौड़ा दें, तो याद करो लेंथ है l, मैग्नेटिक फील्ड b, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता था l v b साइन थीटा। यहाँ b और v के बीच का 90, यानी वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो आप ये याद रखोगे l v b हो जाएगी, यानी हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है बहुत खूबसूरत आंसर है। नेक्स्ट चलो, कह रहा है कि चौक कुंडली प्रेरकत्व 5 हेनरी है, इसमें बहती धारा जो है 2 एम्पियर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, यानी रेट ऑफ करंट दिया हुआ है। कर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताना है। आपको बताना है कि जो इसमें ईएमएफ है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा। याद करो यहाँ दिया है क्या बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया है 2 एम्पियर पर सेकेंड। फिर यहाँ दिया है कि सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल की इंडक्टेंस कितना दिया 5 हेनरी, सब सही में है। और याद करो तुम इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता था, अगर हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। तुम यहाँ देखो माइनस रहने दो, एल का वैल्यू 5 भी रहने दो और डी आई बाई डी टी का वैल्यू 2 भी रहने दो, तो ये कुल मिला के -10 वोल्ट। माइनस साइन वाला इंडिकेट करेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का अपोज करता है। फिर भी हम लोग इसको बी के साथ चलेंगे, यानी बी हमारे लिए बहुत खूबसूरत आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं और लगे रहो, मज़े लेते रहो, एकदम बिल्कुल रिवीजन करते रहो, घर पर तो बैठ के करना है यार, क्या मज़ेदार चीज़ है बताओ। जब भी तुम कॉपी किताब से उब जाओ तो 5 व्हील के साथ जुड़ जाओ, 10 मिनट 20 मिनट 50 मिनट 1 घंटे में एक अच्छा लेक्चर जो है तुम देख सकते हो। कह रहा देखो इसमें कह रहा किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच का कलांतर थीटा है। बताओ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का फेजर डिफरेंस कितना दिया है, 5 थीटा दिया है।
कह रहे कि शक्ति गुणांक क्या होगा बताओ, पावर फैक्टर बताना है। याद करो पावर फैक्टर को हम लोग कॉस थीटा से इंडिकेट करते थे, यानी P इक्वल टू होता था IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस फाई, और इसी कॉस फाई या कॉस थीटा अगर दिया तो थीटा ही ले लो। कॉस थीटा को ही हम लोग पावर फैक्टर कहते थे, तो कॉस थीटा को पावर फैक्टर कहेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने। ये देखो कह रहे कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है बताओ। कह रहे कि चौक क्वाइल जो है, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत बताना है कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ चौक क्वाइल इज बेस्ड ऑन, कह रहे संवेग संरक्षण के सिद्धांत, सेल्फ इंडक्शन, ये कह रहा है कि अनोन्य प्रेरणा, आइए संवेग संरक्षण, एक जो है कोणीय संवेग संरक्षण बोले तो एंगुलर मोमेंटम, एक लीनियर कंजर्वेशन, एक म्यूचुअल इंडक्शन और एक सेल्फ इंडक्शन। तो याद है चौक क्वाइल जो होता है सेल्फ इंडक्शन पर बेस्ड होता है, स्व प्रेरकत्व पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन तुम पढ़ चुके हो, फिर भी आसान क्वेश्चन है, मजा लेते रहो क्वेश्चन के साथ। कर एक उपचयी जो है परिमापित्र, अजीब नाम दे दिया परिमापित्र, यार मेरे ट्रांसफार्मर का ही नाम है। जब भी हिंदी वर्ड में थोड़ा सा डिफिकल्टी दिखे ना, पट से उसका अंग्रेजी देख लेना है, पेपर में तो दोनों रहेगा। में कुंडलियों में फेरों की संख्या देखो, प्राथमिक में N1 तथा द्वितीयक में N2 है। याद करो कह रहा कि इन एन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ क्वाइल इन प्राइमरी क्वाइल इज N1 एंड सेकेंडरी क्वाइल इज N2। तो बताओ ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में हमको पता है कि फाइनल पोटेंशियल जो है इनिशियल पोटेंशियल से ज़्यादा होता है, यानी सेकेंडरी पोटेंशियल जो प्राइमरी से ज़्यादा होता है, और जब पोटेंशियल जहाँ बड़ा होगा वहाँ टर्निंग ज़्यादा होती थी, यानी यूँ बोले तो N2 का जो वैल्यू होगा वह ग्रेटर देन होगा किससे बच्चों, N1 से। तो N2 ग्रेटर देन N1 बोले तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे, यानी N2 बड़ा होगा N1 से तभी वो स्टेप अप होगा, अगर N1 बड़ा हो गया N2 से तो वह स्टेप डाउन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं इनमें से किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है बताओ। सीधी सी बात है कि किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है, तो हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य होता है वो रेडियोप्स का होता है, और सबसे कम जो होता है गामा रे का होता है। तो हम लोग गामा रे के साथ चलेंगे। गामा रे का जो वेवलेंथ सबसे छोटा होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी, आप याद रखोगे। फिर देखो नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता बताना है। बताओ पावर ऑफ लेंस बताना है। पावर ऑफ लेंस होता है 1/f, अगर ये मीटर में है, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो 100/f लिख देंगे, 100/f। और यहाँ तुम देखोगे ये कन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी, और पावर ऑफ लेंस का यूनिट डायोप्टर होता है, यानी 5D आंसर हो जाएगा। 5 डायोप्टर प्लस में इसका आंसर हो जाएगा, चूँकि कन्वेक्स लेंस है। 5 डायोप्टर याद रखोगे प्लस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इजी क्वेश्चन है, करें यदि दो कला संबद्ध स्रोतों की दूरी 2D हो, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो, तो स्रोतों से पर्दे के बीच की दूरी हो तो फ्रिंज की चौड़ाई होगी। याद करो फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है, D × लैम्डा बटा दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ 2D है तो 2D भर देंगे, अगर स्मॉल d होता तो स्मॉल d भर देते। अब चलो यहाँ ऑप्शन ढूंढोगे, D × λ/2D, D × λ/2D, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ये बताओ, कर रहे तांबा होता है। याद करो तांबा क्या होता है, तांबा बच्चों डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है, प्रति चुंबकीय पदार्थ होता है। आप याद रखोगे तांबा जो है डायामैग्नेटिक मटेरियल याद होता है, याद रखना डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है कौन, तो कॉपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे कि स्वप्रेरकत्व की इकाई होती है सेल्फ इंडक्शन। बताओ सेल्फ इंडक्शन की यूनिट क्या होगी बच्चों, बताओ हेनरी हो जाएगी। क्या होगी, हेनरी हो जाएगी। इसमें एक और ऑप्शन देना चाहिए था, आप नॉन ऑफ दीज रख लोगे, नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखोगे सेल्फ इंडक्शन की यूनिट जो है हेनरी होती है। क्या होती है, सेल्फ हो या म्यूचुअल हो, किसी भी इंडक्शन का यूनिट क्या होगी, हेनरी हो जाएगी, इंडक्टेंस की यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन कर रहा है, यदि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण इतना है तो इसकी आवृत्ति, बच्चों आवृत्ति जब भी हो ना तो साइन का एंगल देख लेना है। और बताओगे यहाँ एक्चुअली होता क्या है कि साइन ओमेगा टी बराबर, यहाँ दिया है साइन कितना 100π × t, दोनों साइड से साइन छोड़ दोगे तो ओमेगा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 100π × t। तो ये t से t कैंसिल करोगे,
ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई न्यू, यहाँ दिया 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल कर दोगे और 2 से ये 50 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। और इस तरीके से हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी कितना हुआ बच्चों, 50 Hz हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 50 Hz। और 50 Hz बोले तो ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी डी ऑप्शन में आप नॉन ऑफ दीज लिखोगे, क्या लिखोगे, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये कह रहा है आपका क्या कि आमीटर को विद्युतीय परिपथ में बताओ। याद रखना हमेशा, आमीटर को किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं। आमीटर को सीरीज में क्यों जोड़ते हैं आप जानोगे। आमीटर को सीरीज में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि टोटल करंट उससे मैक्सिमम करंट पास हो और उसकी रेसिस्टेंस भी बहुत कम होती है, इसलिए कोई एनर्जी की लॉस भी ज़्यादा नहीं होती है। तो आमीटर को या गैल्वेनोमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर की रेसिस्टेंस बहुत हाई होने की वजह से ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी, इसलिए उसको हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। तो आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे, याद रखना। आमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट, सीरीज याद रखोगे। फिर करें कि अल्फा कण हैं, याद करो, अल्फा कण का नाम ही आ जाए तो तुम हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस बोले तो He42, हीलियम न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, याद रखना। हीलियम न्यूक्लियस जो है इसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करण निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र में त्वरित नहीं होगा। भाई जिसमें चार्ज नहीं हो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड हो जाएगा, और जिस पे चार्ज ही नहीं होगा उस पर नेट फोर्स जीरो होगा, और जब फोर्स जीरो होगा तो उसमें कोई एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं होगा। तो आपको पता है कि प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल भी डबल पॉजिटिव चार्ज रखता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर जो है यानी बी सही है। न्यूट्रॉन जो है चार्जलेस है, इसलिए इस पर कोई चार्ज एक्सेलरेशन नहीं क्रिएट होगा। आओ बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि फेरोचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण बताना है। कह रहा है कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बताओ। याद करो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आयरन, कोबाल्ट और निकेल को हम लोग जो है जगह दिए थे, यानी आयरन, कोबाल्ट और निकेल जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ हम लोग जो है आयरन के साथ चलेंगे, यानी आयरन जो है इसमें हम लोग ऑप्शन ले यानी आयरन हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यानी लोहा, लोहा, कोबाल्ट और निकेल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करें कि निम्नलिखित में किसका पावर फैक्टर 1 के बराबर होता है। पावर फैक्टर बोले तो cos फाई। तुम याद करो, जब भी हम लोग सर्किट में रेसिस्टेंस जोड़ते हैं तो जो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है यानी जेड का भी वैल्यू आर के बराबर हो जाएगा, तो ये कट करके 1 हो जाएगा, यानी cos फाई का वैल्यू 1। तो कब, जब सर्किट में केवल रेसिस्टेंस जुड़ा हो तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होता है, और पावर फैक्टर का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1, यानी cos 0 डिग्री हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करें कि ब्रूस्टर के नियम के अनुसार अगर I जो है इंसिडेंस एंगल है और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, तो याद करो ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है कि 10I बराबर म्यू या म्यू बराबर 10IP। IP बोले, I बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस या उसी को एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते थे, या उसी को ब्रेस्टर्स एंगल भी कहते थे, और जहाँ म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, बहुत खूबसूरत ऑप्शन है। फिर देखो नेक्स्ट, ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन है, क्या बात है बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन। कारण निम्नलिखित एक लॉजिक गेट का प्रतीक है, बताओ कौन सी लॉजिक गेट होगी, तुम बताओ, याद करो। यहाँ दिया है कि इनपुट देखोगे और आउटपुट भी देखोगे, तो याद करो हम लोग पढ़ते थे कि और गेट का जो सिंबल होता है ऐसे होता है, थोड़ी सी इसको इन साइड लेंगे, और गेट का सिंबल ऐसे होता है, और गेट का एक्सप्रेशन भी लिखना सीख लो। अगर ये ए है और ये बी है, अगर ये और गेट है बच्चों, मैं थोड़ा डिटेल्स में लिख देता हूँ इसको। और गेट के लिए होता है ये एडिशन को परफॉर्म करता है, यानी ए और बी। सोचो अगर इसी में हम लोग एक क्या करते हैं कि नॉट गेट को भी जोड़ देते हैं, नॉट गेट को भी जोड़ देते हैं, यानी ऐसा एक नॉट गेट लगा देते हैं। तो याद करो, अगर ये ए है और ये बी है तो यहाँ वाई कितनी होती है बाबू, ए और बी के साथ इसमें नॉट लगा हुआ है, यानी इसका नाम क्या होना चाहिए, नॉर गेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ कमेंट करके। सभी बच्चे अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं। चलो यहाँ ये हो जाएगा ए और बी का बार,
यानी ए और बी के बार बोले तो नॉर गेट हो जाएगा। यानी हम लोग ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे बच्चों, सी के साथ चलेंगे, नॉर गेट होगा। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए, कैथोड किरण होती हैं, बताओ कैथोड किरण मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो होती है उसी को हम लोग कैथोड किरण कहते हैं। ये देखो तुम, कार्य की धनात्मक आवेशित होती है, निष्क्रिय होती है, ऋण आवेशित होती है, इनमें से कोई नहीं, यानी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती है कैथोड रे। और इस तरीके से आपने थर्ड जो है यानी मॉडल सेट भी देखा, जो कि खुद से बैक ईयर के क्वेश्चन से अरेंज की गई क्वेश्चन से, और आपके सामने और भी इस तरह से क्वेश्चन आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।